हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योतिबा फुले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले के बारे में, जहां हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र वाले रीजन में एज ए सोशल रिफॉर्मर्स और कास्ट सिस्टम को लेकर ये काम करेंगे, उनके एजुकेशन को लेकर, अनटचेबिलिटी को लेकर, उनके डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड और विडोज को लेकर वो क्या क्या काम करेंगे, कैसे वो काम करेंगे, इनको हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र में जो ये कास्ट सिस्टम को लेकर जो रिफॉर्म्स आए वो कैसे डेवलप हुए और क्यों डेवलप हुए। ठीक है, तो हम इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्डर जो चला हुआ है वो किस तरीके का ऑर्डर चला हुआ है। तो हमें यहां पे दो तरीके का ऑर्डर देखने को मिलता है। एक जो कास्ट सिस्टम को लेके है, कास्ट सिस्टम को, जिसके बेसिस पे हमें बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, अभी समझेंगे उसके बारे में। और दूसरा विमेन को लेके और रिलीजन को लेकर। ये दो पॉइंट अलग है, विमेन और रिलीजन, क्योंकि मेनली जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेनली जो ऑर्डर जो डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं वो हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया। विमेन, रिलीजन हमने बॉम्बे वाले रीजन में, बंगाल वाले रीजन में हमने देखा कि सारे का सारा खेल जो भी रिफॉर्मर्स आ रहे हैं वो इनको लेकर मुद्दा उठा के बैठ रहे हैं। ठीक है, अब कास्ट सिस्टम को लेकर किस तरीके से चेंज आएगा, महाराष्ट्र में कैसे कास्ट सिस्टम को ही मुद्दा बनाया जाएगा, इसको लेकर रिफॉर्म्स करने की बातें होंगी, वो शुरुआत करेंगे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। कैसे करेंगे अभी समझते हैं। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है, भले ही वो अनटचेबिलिटी हो, भले ही वो एजुकेशन को लेके हो, रिलीजन को लेके हो, कि आपको किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाना है, आप टेंपल में जा रहे हो तो आपको एंट्री बैन की जा रही है वहां पे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया गया, ठीक है, उसकी वजह से हमें कास्ट सिस्टम यहां पे देखने को मिलता है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि दो तरीके का ऑर्डर चला हुआ है। कौन सा? एक जिसको हम बोल रहे हैं अपर कास्ट, और दूसरा जो है लोअर कास्ट। अब समझना, पहले बातों को समझना कि क्या इसके पीछे लॉजिक रहा, लोग क्यों रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, बीच में एक और कास्ट बैठी हुई है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कास्ट। ठीक है, देखो अब समझना इस चीज को। अपर कास्ट जो बैठे हैं ये सोसाइटी में अपने हिसाब से क्या चेंज लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ जो भी मोल्ड कर रहे हैं सोसाइटी को, वो अपने थॉट प्रोसेस से चेंज कर रहे हैं। जो भी बोलना है, जो भी कहना है, वो अपर कास्ट अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं, अपने हिसाब से सोसाइटी को बदल रहे हैं, अपने हिसाब से नए थॉट्स ला रहे हैं, वो सब कुछ ये कर रहे हैं। यहां पे एक कास्ट है जिसको हम बोल रहे हैं इंटरमीडिएट कास्ट। ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये लोग कौन है? ये लोग भागदौड़ में हैं। किस भागदौड़ में? तो ये बैठे हुए हैं जिसको मिडिल क्लास बोल रहे हैं या इंटरमीडिएट कास्ट बोल रहे हैं, एक ही बात है क्योंकि हम कास्ट को लेकर बात कर रहे हैं। तो ये लोग किस वे में बैठे हैं कि हमारा प्रमोशन हो। प्रमोशन का मतलब क्या है? ये चाहते हैं कि हम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो, हमारी भी कुछ वैल्यूज हो। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारा भी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि इनके साथ उस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन हो, पॉलिटिकली इनकी वैल्यू हो। तो इस चक्कर में ये लोग रिफॉर्मर्स के रूप में निकल कर आते हैं। एक लोग बैठे लोअर कास्ट के, जिनके साथ में एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, एग्जिस्टेंस की। अब एग्जिस्टेंस का मतलब इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन। कैसे? इनको लाइन में लगने के लिए आप बोला जा रहा है कि अगर यदि आपको लाइन में खड़ा होना है तो कोई अपर कास्ट का जो खड़ा है वो बंदा कहेगा कि हमसे गैप बनाइए, दूरी बनाइए, दूरी बना के खड़े हो जाइए। आप जिस रास्ते से आ रहे हो उसके ऊपर झाड़ू मार दी जाएगी कि भाई पैरों के निशान घर में नहीं आने चाहिए।
इनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जा रही है। आपने जिस घड़े को हाथ लगा दिया, आप उस घड़े में से पानी नहीं पिया जाएगा। इनके साथ में एक तरीके से हम ये कहें, एजुकेशन को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम है। इनको एजुकेशन नहीं दी जा रही है कि आप लोअर कास्ट से हो। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ में बहुत ज्यादा हो रहा है। इनको एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़नी है। तो इनके लिए जो सबसे बड़ी लड़ाई है, जो रिफॉर्म्स की बात की जाएगी, वो रिफॉर्म्स की बात करेंगे एग्जिस्टेंस को लेके। हमारा भी अस्तित्व है भाई, हमें भी धरती पे जीने का हक है, तो हमें वो राइट चाहिए। ये इस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने स्टेटस को बनाने के लिए, कि हमारा भी स्टेटस हो। पॉइंट क्लियर है? तो इसीलिए हमें इनके बेसिस पर देखना पड़ता है कि कैसे रिफॉर्मर्स निकल के आ रहे हैं। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे महाराष्ट्र में जो कास्ट को लेके कुछ रिफॉर्मर्स निकल के आते हैं। उनमें ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, इन्होंने, और इनको देखकर बहुत सारे और भी मोटिवेट होते हैं, और वो आगे चल के और रिफॉर्मर्स निकल के आएंगे। जैसे B.R. अम्बेडकर जी आएंगे, वो आगे चल के आएंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो हम अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि कास्ट को लेकर कैसे महाराष्ट्र में रिफॉर्मर्स आते हैं, और उनमें सबसे पहला नाम हमें ज्योतिबा फुले का देखने को मिलेगा। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो चलो इनको समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योतिबा फुले के बैकग्राउंड की। देखो, अब समझना, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, ठीक है। अगर हम बात करें तो इनका बर्थ होता है 1827 में। कहां होता है? महाराष्ट्र के सतारा वाले रीजन में इनका बर्थ होता है। ये एक्चुअल में गार्डनर है, माली है, ठीक है। तो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनकी जो कास्ट है वो लोअर कास्ट है। तो इनको बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन। भले ही वो एजुकेशन को लेके, वो जब ये एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे इनको स्कूल में एंट्री करने से मना कर दिया जाता है कि नहीं, आप स्कूल में नहीं आ सकते हो क्योंकि आप गार्डनर हो और ये पढ़ना चाहते हैं। उसी तरीके से जब ये किसी टेंपल में जाते हैं तो वहां पे इनकी एंट्री को बैन कर दिया जाता है कि आप नहीं आ सकते हो, टेंपल है वो अशुद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन इनको बहुत सारा फेस करना पड़ता है। तो उस टाइम पर इन्होंने कुछ लोगों से मोटिवेशन लिया, पहले ये एजुकेशन लेंगे। तो एजुकेशन के लिए इनको अप्रोच करते हैं दो लोग। एक पर्शियन स्कॉलर है, स्कॉलर, दैट इज वो है गफ्फार बेग मुंशी, गफ्फार बेग मुंशी। और दूसरे ब्रिटिश ऑफिशियल हैं, ऑफिशियल, दैट इज लिज्जित साहब, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इनकी हेल्प से, क्योंकि ये एजुकेशन लेना चाहते थे, तो इनकी हेल्प से इन्होंने स्कॉटिश, अगर हम बात करें तो स्कॉटिश स्कूल में, मिशनरी स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया, मिशनरी स्कूल, ठीक है। इसमें एडमिशन लिया, वहां पे इन्होंने एजुकेशन ली। एजुकेशन लेकर ये एनलाइटन होते हैं। वहां से इनको समझ आया कि हमारी जो सोसाइटी है इसमें अगर हमें चेंज करना है, अगर इनको ये जो कास्ट सिस्टम जो बना हुआ है, जो ये एक तरीके की ये जो एविल हमारी सोसाइटी में फैली हुई है, अगर इसको हमें हटाना है तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप बिना एजुकेशन के, बिना आप पढ़ाई लिखाई करे, आप सोसाइटी में चेंज नहीं कर सकते। तो इनके पास एक ही पॉइंट आता है कि हमें एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए। उसके लिए अब शुरुआत की जाए तो शुरुआत कहां से करें? मेन क्वेश्चन तो यहां से आता है कि आपको शुरुआत करनी है, और वो शुरुआत कहां से होगी? तो इनको सबसे पहले दिखाई देती है इनकी वाइफ, दैट इज नोन एज सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, ठीक है। पॉइंट क्लियर? तो अब पहले एक बारी थोड़ा सा हम जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले कौन है और इनकी शादी कब होती है, उसके बाद हम इनको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, सावित्रीबाई फुले ये एक्चुअल में 1831 में इनका बर्थ है।
कहां से है? ये भी महाराष्ट्र से ही है। वहां पे ये भी गार्डनर ही है, तो ऑब्वियस है ये भी उस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रही है जैसा इन्होंने किया है। इनकी शादी होती है 9 साल बाद, मतलब 1840s में इनकी शादी होती है। और शादी के बाद इन्होंने जब ये सारा सिस्टम देखा कि हमारी सोसाइटी में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें एजुकेशन पे काम करना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि देखो, अब बाहर तो क्योंकि इनकी वाइफ को लेके जाके पढ़ाया नहीं जा सकता, तो इन्होंने कहा कि मैं आपको घर पे ही एजुकेशन दूंगा। इन्होंने अपनी वाइफ को घर पे ही पढ़ाना शुरू किया, इनको एजुकेट किया। उसके बाद अब इनको टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के लिए जाने, तो अब उसके लिए तो बाहर जाना पड़ेगा। तो बाहर जाते हैं तो इनको बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लोग इनको गालियां देते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि इनके हस्बैंड का इनको सपोर्ट है, ठीक है, तो ये बहुत एक तरीके से मैं कहे ब्रेव लेडी की तरीके से इन्होंने काम किया, वहां पे सीखा। उसके बाद इन्होंने मिलकर विमेंस को, जहां पे हम बात करें गर्ल्स को लेकर, एजुकेशन देना, और दूसरा लोअर कास्ट के जो भी है इनको एजुकेट करने की शुरुआत करते हैं। जैसे महार हो गया, मांग्स कम्युनिटी हो गई, उनको लेकर ये एजुकेशन देना शुरू करेंगे, उनको पढ़ाना शुरू करेंगे। ऐसे करके लोगों में डेवलपमेंट लाने की शुरुआत करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे कि जो लोग बोल रहे हैं आप उन सब को आप चुप कर सकते हो, कब? जब आपके पास एजुकेशन होगी, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले। अब मेन चीज है कि एजुकेशन, अब विमेंस को लेकर, अब उस टाइम पर कोई स्कूल नहीं है, तो पहली चीज ये काम करेंगे एजुकेशन को लेकर। सबसे पहले इन्होंने एजुकेशन को लेकर काम करना शुरू किया। उसके लिए इन्होंने महाराष्ट्र में 2 स्कूल इस्टेब्लिश किए। पहला स्कूल जिसका नाम है नेटिव फीमेल स्कूल, पुणे में ये इस्टेब्लिश करते हैं कि गर्ल्स को एजुकेशन देनी पड़ेगी, गर्ल्स को एजुकेट करना पड़ेगा। दूसरा इन्होंने स्कूल ओपन किया सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन। ये किसके लिए? लोअर कास्ट के लोगों के लिए, महार्स के लिए, महार कम्युनिटी हो गया, ठीक है, मंग्स कम्युनिटी हो गया, उनको लेकर इन्होंने एजुकेशन प्रमोट किया जाए ताकि उनको एजुकेशन में आगे बढ़ाया जाए, लोगों को शिक्षा दी जाए, ठीक है। तो इन्होंने काम करना शुरू किया, स्कूल इस्टेब्लिश किए। पॉइंट क्लियर। दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप ये सब क्या कर रहे हो, इनके यहाँ कोई नहीं जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे क्रिटिसिज्म इनको देखने को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों रिफॉर्म्स लाते हैं, काम करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कुछ और मुद्दे देखे कि हमें एजुकेशन के साथ, क्योंकि अब सोसाइटी को बदलना है, ठीक है, तो विमेन का मुद्दा इनको सबसे पहले दिखाई देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक विमेन को होती है। और वो प्रॉब्लम क्या है? पहला तो एजुकेशन ही था, दूसरा है विडोज को लेकर। विडोज ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। उसके लिए इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी। पहली चीज तो ये कि जो विमेन्स है उनको, जो विडो हो गई है, अब उनके साथ में प्रॉब्लम क्या है? सोसाइटी उनको ह्यूमिलिएट कर रही है। कैसे? उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उनको क्या किया जाता है? जो विडो हो गई है तो उसके सर मुंडवा दिया जाता है। तो इन्होंने यहां पे एक शुरुआत करती है बार्बर स्ट्राइक। बार्बर स्ट्राइक का मतलब क्या हुआ? इन्होंने कहा कि ये जो आप काम करने लग रहे हो, महिलाओं का मुंडन कर रहे हो, क्यों? ये कौन सा सिस्टम है? आप ये कौन सी बात लेके आ रहे हो कि आप मुंडन कर रहे हो? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। आप इस चीज को बंद कीजिए। तो इन्होंने बार्बर स्ट्राइक की। दूसरी चीज, इन्होंने विडोज को लेकर एक गृह एस्टेब्लिश किया 1863 में, और उसका नाम है बाल हत्या प्रतिबंध गृह, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें चाइल्ड इन्फेंटिसाइड को
रोकने की कोशिश करेंगे। चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, मतलब चाइल्ड इन्फेंटिसाइड की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, चाहे वो विडो हो, चाहे वो अनवेड, अगर हम बात करें कोई विमेन है, अगर उनको कोई भी बेबी हो रहा है, तो अगर सोसाइटी के डर से कि हमें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम अपने बच्चे को लेके कहाँ जाए, तो उनको मार देते हैं, या उनकी हेल्थ को लेकर कोई भी इशू है तो वो यहाँ आए, यहाँ पर रहें और यहाँ पर सोसाइटी में इन्फेंटिसाइड को रोकने की कोशिश करेंगे, इसको लेकर काम करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर। उसी तरीके से हम तीसरा पॉइंट देखें तो इन्होंने विमेन्स को लेकर एक इस्टेब्लिशमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं हम महिला सेवा, महिला सेवा मंडल। ठीक है, जिसमें विमेन्स को वहां पे रखा जाता है, उनकी केयर टेकिंग की जाती है, उनका ध्यान रखा जा रहा है, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको सोसाइटी में उठाने के लिए, जो एक तरीके से मैं कहे जिनके आगे पीछे कोई नहीं है उनको संभाला जा रहा है। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है सोसाइटी में, अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके के काम हम देखते हैं कि कैसे वो डेवलपमेंट करेंगे। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर है। उसी तरीके से तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो ये काम करेंगे अनटचेबिलिटी को लेकर। अनटचेबिलिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सोसाइटी में देखने को मिलता है वो कास्ट सिस्टम में अनटचेबिलिटी है, और अनटचेबिलिटी में कई बार ये ऐसा होता है, अनटचेबिलिटी, देखो अब इसको समझिएगा, लोगों को प्यास लगी हुई है, ठीक है, मान लेते हैं कोई लोअर कास्ट का है, अब उसको प्यास लगी है, वो कह रहा है मुझे पानी चाहिए। अब सामने पानी रखा है, पानी दिख रहा है उसको, लेकिन अब वो हाथ नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे अपर कास्ट के लोग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं आप हाथ नहीं लगाओगे, अदरवाइज ये पानी का जो घड़ा है ये अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पे लोअर कास्ट को देखने को मिलती है। इसी के बेसिस पर इन्होंने कहा कि अनटचेबिलिटी को दूर करने हैं, इन्होंने खुद से वाटर रिजर्व इस्टेब्लिश किया, वाटर टैंक लगाए ताकि सबके सब आए पानी पिए। इसमें पानी पर किसी अपर कास्ट का या लोअर कास्ट का कोई राइट नहीं है, जो भी आए, प्यास लगी भाई मुझे पानी पीना है, पी लो, क्या हो गया उसमें, कौन से आपके वजह से अशुद्धि आ गई। तो इस तरीके के ये काम करने की शुरुआत करेंगे और ये सोसाइटी में चेंज लाएंगे। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर। इसी के बेसिस पे हम देखते हैं 1873 में इन्होंने एक समाज की इस्टेब्लिशमेंट की, दैट इज नोन एज सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज ये क्या है? ये समाज एक इस्टेब्लिश किया गया जिसमें दो ऑब्जेक्टिव लेकर काम करेगा, दो ऑब्जेक्टिव, और वो कौन कौन से होंगे? वो ऑब्जेक्टिव होगा दैट इज सोशल सर्विस। पहली चीज कि आपको सोशल सर्विस करनी है, लोगों के पास जाना है, लोगों की भावनाओं को समझना है, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना है, उनको लेकर काम करना है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि एजुकेशन की प्रमोशन करनी है, एजुकेशन को प्रमोट कीजिए। वो एजुकेशन किसमें? लोअर कास्ट को लेके, लोअर कास्ट, और दूसरा विमेन्स की एजुकेशन को लेकर, इनमें आपको एजुकेशन प्रमोट करनी है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इस सोसाइटी की, इस समाज की एस्टेब्लिशमेंट की। क्लियर। इसी के बेसिस पर इन्होंने की, ज्योतिबा फुले ने इस समाज की एस्टेब्लिशमेंट की, इसको आगे चल के चलाया। तो ऐसे ये महाराष्ट्र वाले रीजन में रिफॉर्म्स करने की कोशिश करेंगे, वहां पे शुरुआत करेंगे। तो इसी के बेसिस पे 1888 में हमें देखने को मिलता है इन्हें महात्मा का टाइटल दिया, महात्मा। ठीक है, किसने? विठ्ठलराव कृष्णाजी वांडेकर नाम के एक बंदे हैं, उन्होंने, वो भी सोशल रिफॉर्मर है, उन्होंने इनको महात्मा का टाइटल दिया। ठीक है, इन्होंने एक वर्ड दिया दलित करके, दलित वर्ड जो इंट्रोड्यूस किया वो ज्योतिबा फुले ने ही किया। ठीक है, कि भाई आप महात्मा हो, आप जो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, सोसाइटी में जो काम कर रहे हो, वो काम एक्चुअल में ये बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटचेबिलिटी, एक इन्होंने काम किया कि जो सोसाइटी में हम गुलामी सिस्टम देख रहे हैं, अभी इस चीज के बारे में बात करते हैं
कि किस तरीके से इसमें काम होगा। अब देखो, ये हमारे पास 1888 के बाद में जब इनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद में इनकी वाइफ है सावित्रीबाई फुले, वो सत्यशोधक समाज को आगे चल के गवर्न करेंगी, वो रिसाइड करेंगे इनको, इनकी जो भी मीटिंग होगी उन सबको ये देखेंगे। फिर 1897 में अगर हम बात करते हैं 1897 में, तो इनकी वाइफ, क्योंकि उस टाइम में प्लेग फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, तो प्लेग की वजह से बहुत सारी डेथ हो रही है, और वो इस समाज में, क्योंकि सोशल सर्विस इस समाज का एक टारगेट है कि आपको सोशल सर्विस करनी है, तो ये वहाँ पे लोगों की देखभाल कर रही है, उनको ध्यान रख रही है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बचाव करना चाहिए, तो ये उसमें लगी हुई है। बाद में ये खुद ही इन्फेक्ट हो जाती है और उसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है, इनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले की, ठीक है। लेकिन इनको देख के बहुत सारे लोग, या हम ये कहें और बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स सोसाइटी में निकल कर आते हैं। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। अब एक बार इनके ये देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, एक बार उनको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योतिबा फुले की। तो ज्योतिबा फुले ने एक बुक लिखी जिसका नाम है गुलामगिरी, ठीक है। देखिए, समझिएगा, पहली बुक है इनकी, दैट इज गुलामगिरी। गुलामगिरी, गुलामगिरी मतलब यहां से आप समझिएगा सिस्टम, स्लेव, ठीक है, आप किसी के गुलाम हो। जैसे इन्होंने ये सारे के सारे ये कहां से देख के लिखा, क्योंकि उस टाइम में यूएस में एक स्लेवरी सिस्टम देखने को मिलता है, तो ये कहते हैं कि यूएस में जो स्लेवरी सिस्टम है एक्चुअल में वो हमारे इंडिया में भी कुछ इसी तरीके का सिस्टम है, जिसको हम कास्ट सिस्टम कह रहे हैं। कास्ट सिस्टम कुछ अलग नहीं है। कास्ट सिस्टम में अपर कास्ट लोअर कास्ट को एक तरीके से स्लेव बना के बैठा है, ठीक है, उन्होंने दबा के रखा है। इसी के बेसिस पर वो बुक लिखते हैं जिसका नाम है गुलामगिरी, ठीक है, कि हमें इन सब जंजीरों को तोड़ना है। ये जो अनटचेबिलिटी, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जिसके बेसिस पर अपर कास्ट कहता है कि हम बड़े हैं, हम आर्यंस हैं, और ये लोअर कास्ट है, ये इनका कोई एक तरीके का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हमें इस बैरियर को तोड़ना है, और ये जो अपर और लोअर कास्ट है इसको हटाना है, ठीक है। इसी के बेसिस पर ये बुक लिखते हैं जिसको नाम दिया गुलामगिरी। पॉइंट क्लियर? दूसरी इनकी बुक है जिसका नाम है दीन बंधु। दीन बंधु किसके लिए? ये लोअर कास्ट के लोगों को डेडिकेट की गई कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप अपने आप को ऊपर उठा सकते हो, कैसे आप एजुकेशन ले सकते हो, उसको लेकर ये काम करेंगे। नेक्स्ट इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम है इशारा। इशारा, इशारा क्या है? एक तरीके से हिंट, इशारा करना, ठीक है, कि जो हमारी सोसाइटी में जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर जो एक तरीके से हम ये कहें कि उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन, वो कौन कर रही है? गवर्नमेंट ही कर रही है। तो वो कैसे कर रही है, ठीक है, उसको लेकर ये आवाज उठाएंगे इस बुक में। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है सार्वजनिक, सार्वजनिक सत्य धर्म, सत्य धर्म, ठीक है, सार्वजनिक सत्य धर्म, वो भी यही बात बोलती है। उसी तरीके से हम अगर बात करें सावित्रीबाई फुले की, तो इन्होंने भी कुछ बुक लिखी जिनका नाम है काव्य फुले। काव्य फुले एक बुक है काव्य फुले करके। दूसरा इन्होंने एक बुक लिखी दैट इज नोन एज 52 काशी, 52 काशी, ठीक है। कौन सी? एक तो काव्य फुले, दूसरी 52 काशी, और तीसरी है सुबोध रत्नाकर, सुबोध रत्नाकर, ठीक है। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए इनसे रिलेटेड कि कौन कौन सी बुक इन्होंने लिखी है जो सोसाइटी को एक तरीके से अवेयर करने के लिए लिखी गई है। सोसाइटी में बातें बोली गई कि आप किस तरीके से सोसाइटी में चेंज ला सकते हो। क्या ये जो गुलामी सिस्टम है, ये जो अपर लोअर कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन है, आप किस तरीके से इन जंजीरों को तोड़ सकते हो, कैसे आप बाहर निकल सकते हो। एक फार्मर किस तरीके से जो गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है उनसे कैसे बचा जा सकता है, उन सब को लेकर इन्होंने काम किया। वैसे ही इन्होंने बोला कि
एक तरीके से, क्योंकि उस टाइम में कांग्रेस बन के आ रही है, तो इन्होंने कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज किया कि ये जो कांग्रेस है ये एक्चुअल में अपर कास्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ही बनाया है। उन्होंने बहुत सारा क्रिटिसाइज किया कि ये जो कांग्रेस है उसमें सारे अपर कास्ट के हैं। अब ये धीरे धीरे फार्मर्स को अपने अंदर इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये अच्छे बने। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, पूरे तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसलिए इस बेसिस पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म करते हैं कांग्रेस को लेके, ठीक है। तो ये है हमारे पास में ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ आया और वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।